अरमान जी कैसे हैं? एक नंबर। यार मुझे लगा कि तुम लेट हो जाओगे। ऐसे कैसे लेट हो जाएंगे? एक बार जो मैं टाइम दे देता हूँ ना तो मैं किसी की नहीं सुनता, टाइम पे पहुंचता हूँ। अरे मेरे दोस्त, आज स्पेशल एपिसोड आपके साथ शूट करना है, तो चले? चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इस शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजीर खान और मेरे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों आज हमारे बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती मिस्टर अरमान ताहिल जी का इंटरव्यू लेने। दोस्तों अरमान कोई छोटा नाम नहीं है। अरमान साहब की कहानी उनकी जुबानी सुनने के लिए आज हम आए एपिसोड उनके साथ शूट करने। देखिए वैसे अरमान की जो कहानी है ना, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है और इतना ही जॉली नेचर का है और ये एपिसोड इतना ही धमाकेदार होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एपिसोड पूरा देखना है और पूरा देखेंगे तो आपका ये दिन एकदम से बन जाएगा। तो समय को बर्बाद ना करते हम चलते हैं अरमान के पास, क्योंकि ऑलरेडी अरमान इस बार पहली बार टाइम पर पहुंच गया बंदा, और अगर मैं लेट हुआ तो मेरी बड़ बजे। स्वागत है आपका हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अरमान ताहिल जी की, तो ये है हमारे सामने अरमान ताहिल जी। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं उनके साथ। सुजय जी, सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना भी कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे इंटरव्यू के लिए। मैं जानता हूं कि आप मेरे पीछे काफी टाइम से पड़े थे, मुझे चाहते थे कि आपके पहले एपिसोड से मैं आ जाऊं, लेकिन मेरी भी शूटिंग चल रही थी, मैं भी बिजी चल रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन आज मैं टाइम पे आया हूँ पूरे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये अरमान भाई कि हमारा तो काम है सेलिब्रिटी के पीछे जाना, क्योंकि यार हम अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को प्रॉमिस किया हुआ कि हमारा शो मेरी कहानी मेरी जुबानी इंटरेस्टिंग है और अच्छे अच्छे कलाकारों की अच्छी अच्छी बातें इन तक पहुंचे, और आपने इंडस्ट्री में इतना सारा काम किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अरमान जी, वैसे तो हम सब जानते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, लेकिन फिर भी शो का फॉर्मेट है, तो आप कहाँ के रहने वाले, आपका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए मैं हूँ दिल वालों के शहर दिल्ली से। वेरी गुड। वहीं पे मेरा जन्म हुआ, वहीं पे मैं पला बड़ा, मैंने एजुकेशन की और उसके बाद फिर मैं एक्टर बनने के लिए मुंबई आया। अच्छा, एक्टर बनने के लिए मुंबई। तो ये दिल्ली से मुंबई का सफर आपका कब शुरू हुआ, मतलब कौन सी सन थी, क्या था, कुछ याद है? हाँ बिल्कुल, लगभग 1 दशक हो चुका है मुझे बॉम्बे आए हुए। और जब मैं स्कूल में मेरे पास एक्चुअली साइंस के सब्जेक्ट्स थे। हाँ, तो स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। तो इंजीनियरिंग के दौरान एक ऐसा वक्त आया कि एक दिन अखबार में ऐड आया कि उनको कुछ पॉपुलर फेसेस चाहिए, कुछ न्यू फेसेस चाहिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए। ओके। तो मेरे कई दोस्तों रिश्तेदारों ने बोला कि यार तुम अच्छे दिखते हो, तो क्यों ना इसके लिए ट्राई करो। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, बूस्ट अप किया। तो किसी तरह मैंने अपने जो फोटो खींचे हुए थे वो भेज दिए। तो बाई चांस वो फोटो सिलेक्ट हो गई मॉडल एजेंसी। जी मॉडलिंग एजेंसी में स्टार्ट। अच्छा, वो क्या कौन सी सन थी, मतलब क्या डेट, कुछ ऐसा, कुछ महीना साल क्या था? स्टार्टिंग ऑफ 2004 या 5 की बात है शायद, तकरीबन 2004 ही पकड़ लो, तकरीबन 5 के आसपास। हाँ, 18-19 साल तकरीबन आपको। जी। तो उस मॉडलिंग एजेंसी में आपको पहले ब्रेक मिला या फिर कहीं और आपको पहले ब्रेक मिला? नहीं, वो जब मेरे फोटो सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो किया। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो वो पोर्टफोलियो काफी आकर्षिक आया। उसके बाद मैंने वो पोर्टफोलियो मॉडलिंग एजेंसीज में देना शुरू किया। जी। वो पोर्टफोलियो मैंने मॉडलिंग एजेंसीज में देना शुरू किया और उसके अलावा कई प्रोडक्शन हाउस में भी देना शुरू किया। तो वो मेरे फोटोग्राफ इतने अच्छे थे कि कई लोगों ने अखबारों में भी छापे, न्यूज मैगजीन्स में आए, न्यूज़पेपर्स में आए, तो ऐसे छपे गए। उसके बाद से मुझे काम मिलना शुरू हुआ। मैंने सबसे पहले, ये सारी बातें दिल्ली में थी या मुंबई आ गई? ये सब दिल्ली की बात। दिल्ली। तो दिल्ली मेरा सवाल था कि आपका दिल्ली से मुंबई आना कैसे हुआ, कब हुआ? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि शुरुआत मेरी वहां से हुई। तो सबसे पहले मैंने जो वो पिक्चर्स मैंने आपको बताया जो पोर्टफोलियो, हाँ, तो सबसे पहले मुझे ऐड मिला शेरवानी का। ओके। तो शेरवानी की ऐड में मैं दूल्हा वुल्हा बना था पूरा, तो मेरे होर्डिंग्स लगे दिल्ली से लेकर दुबई तक। ओके। तो वहां से मुझे बूस्टअप मिला, फिर मेरे अखबारों में फोटो छपने लगे, आर्टिकल्स आए। उसके बाद फिर मैंने थिएटर किया दिल्ली में श्री राम सेंटर में, और उसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मैंने प्ले किया। तो थिएटर से शुरुआत करी, फिर उसके बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो पर एंकरिंग करी। काफी टाइम मैंने उसमें एज ए रेडियो जॉकी काम किया। फिर मैंने कुछ प्रोग्राम किए दूरदर्शन पर, कुछ मैंने सीरियल किए दिल्ली में। तो ऐसे करते करते सफर वहां से चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने कुछ फैशन शोज किए। फिर एक मौका आया वहां मुझे एक ऑडिशन करने का, जो कि एक स्टार वन चैनल के लिए ऑडिशन हो रहा था। एक शो था जिसका नाम था ही मैन, जिसमें शेखर सुमन होस्ट है। तो उस शो के लिए मेरा ऑडिशन सिलेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे टिकट्स दिए बॉम्बे आने के लिए, मुझे यहाँ पर ठहराया, मुझे होटल स्टे दिया, आने जाने का खर्चा दिया। तो वो रियलिटी शो था मेरे लिए फर्स्ट।
तो उस शो में मैं एज ए सेकंड रनर अप जीता, और उसमें रिया सेन जो थी जज थी। तो फिर वहां से जो मुंबई का सफर है, वहां से शुरुआत हुई। फिर मैंने यहाँ पे आके प्रिंट एड्स किए। मुंबई किस सन में आया था? मुंबई समझो मैं 2010 के आसपास आया होगा। तकरीबन आपने 2004 में काम शुरू किया है। हाँ, वो दिल्ली में जब मैं 6 साल आपके जो दिल्ली में लगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि हमारे अरमान जी ने 2004 में ही दिल्ली में एक मॉडलिंग एजेंसी में थ्रू पोर्टफोलियो बना के काम करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े काम मिले। 2010 में मुंबई आना हुआ। तो मुंबई में अरमान भाई आपको आने के बाद सबसे पहला ब्रेक कहाँ मिला, क्या किया आपने? मैंने बताया ना, जो रियलिटी शो किया मुंबई में, क्या था जी। उसके बाद फिर प्रिंट एड्स किए मैंने, काफी सारे सूट्स के, शर्ट्स के, शेरवानीज के, बाकी गारमेंट्स के, अपना जीन्स के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर, गैस जीन्स, रिलायंस, बहुत सारे एड शूट किए। सबसे बड़ी बात मुंबई आने के बाद जैसे मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो स्ट्रगल जैसी कोई चीज तो आपने की नहीं होगी? देखिए स्ट्रगल आपने संघर्ष तो हर चीज में होता है। फैमिली का सपोर्ट था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन संघर्ष तो होता है क्योंकि काम पाने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। नहीं, तो इन लाखों लोगों से काम की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके बारे में पढ़ा, मैंने कभी पढ़ा है। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रांग है, अच्छा है जी। तो एक जो स्ट्रगल होता है ना, जो रहने खाने की प्रॉब्लम, वो आपने शायद फेस नहीं की। नहीं, उस चीज से मैं बच गया। मतलब काम के लिए आपने भी स्ट्रगल किया है। जी जी तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता था कि कोई भी पॉइंट मैंने इसलिए रखा था अरमान भाई, आप भी सुनिएगा, कि कोई भी इंसान कितना ही बड़ा पैसे वाला, पैसे के बल पे इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो अरमान भाई आज यहाँ तक अपने टैलेंट के उसके हैं। तो अरमान जी शुरू करते हैं। तो आपको जो प्रिंट शूट वगैरह मिले, तो आपने बहुत सारे एपिसोडिक शो किए साउथ इंडिया, और कई 3-4-5 एपिसोड तो मैंने भी आपके साथ किए हैं। तो वो साउथ इंडिया वगैरह में आपको जो एज अ टीवी पे एंट्री कैसे हुई? देखिए, बस ऑडिशन देते गए, लोगों से मिलते गए, लोगों से मुलाकात होती गई, ऑडिशन भी पास होते गए। तो ऐसे करते करते मेरे 100 से ज्यादा सीरियल हो गए और हजारों एपिसोड हो गए होंगे। तो जिसमें से क्राइम वाले सीरियल मेरे काफी पॉपुलर हुए, जैसे सावधान इंडिया जो मैंने आपके साथ भी किया, बाकी लोगों के साथ भी किया। CID काफी पॉपुलर था मेरा। उसके अलावा SID आता था मेरा दूरदर्शन पर, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, काफी सारे सीरियल्स जो थे क्राइम के ऊपर बेस्ड थे। तो क्राइम के अलावा हाँ, पारिवारिक सीरियल भी मैंने किए। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। इससे 100 से ज्यादा सीरियल मैंने कर चुका हूँ, 100-150 करीब हो चुके होंगे, और इसके अलावा हजारों एपिसोड हो चुके होंगे। तो ये सफर चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और ये जो अंकल निकले, बच्चा निकला, जो हमने जूनियर आर्टिस्ट लगा था, बजट हमारे पास लगा हुआ है। तो दोस्तों दिल्ली की तरह रास्ता तो दोस्तों एक में बने रहिएगा, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर एक के बाद फिर आएंगे, अरमान साहब से बहुत सारी बातें करेंगे। जब तक आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें भी बाकी है। तो जाइए के बाद एक छोटे से ब्रेकअप फिर मिलते हैं। यह है मोहब्बत का शहर आगरा। यहाँ 3 चीजें बहुत मशहूर हैं। एक तो प्रेम की निशानी ताजमहल, दूसरा यहाँ का पेठा, और तीसरा यहाँ का जूता। ये कहानी है समीर शर्मा की, जिसका सपना है हीरो नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनना। पर उसे क्या पता था, मुंबई में सिंपल नहीं, सैंपल चलता है। उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो दोस्तों हम एक बार फिर से ब्रेक के बाद हाजिर हैं और सारी बातें और शुरू करते हैं। अरमान जी, अरमान जी बैठिए। तो अरमान जी, ये तो सारी बातें हमने आपके बारे में जान ली कि आपको कैसे काम मिला और इंडस्ट्री में कैसे आए और कौन कौन से शो किए। अब हम चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। देखिए, आप जब मुंबई में आ गए, एस्टेब्लिश हुए, यहाँ तक आपने बताया कि आपने स्ट्रगल रहने खाने पीने का नहीं किया क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। काम के लिए आपने स्ट्रगल किया, तो काम के लिए जो स्ट्रगल है, तो वो आपको कभी कभी लगा कि आगे मैं इस रोल के लिए डिजर्व करता हूँ, मुझे रोल क्यों नहीं मिल रहा है? कभी किसी कैरेक्टर के लिए, किसी ऐसे काम के लिए आपने भागदौड़ की? देखिए, काम के लिए स्ट्रगल तो चलता ही रहता है। और जैसे मैं फिल्मों के लिए मिलने जाता था, लोगों से मिलता था कि मुझे हीरो बनना है, या एज ए हीरो के लिए मैं ट्राई करता था, तो लोग हीरो के लिए उनको लेते थे या तो कोई पैसा लगा रहा हो, हाँ, या फिर उनकी पहचान का हो, या उनका कोई रिश्तेदार हो, या उनका कोई सगा संबंधी हो, जैसे कहते हैं ना नेपोटिज्म। हाँ। तो वो चीजें बहुत हो रही थी। तो उस चक्कर में वो रोल
मिल नहीं पा रहा था। तो वो कहते थे कि यार, कोई कहता था यार हीरो के दोस्त का ही कर लो, तो लेकिन वो हीरो के दोस्त का रोल भी नहीं देते थे। मुझे अच्छा हुआ वैसे मैंने अभी बीच में पढ़ा था मैंने दीपक तिवारी के बारे में। जी। कि बेचारे इतने चैप्टर होने का सेकंड हीरो रहेगा, हीरो के दोस्त नहीं उसमें रहेगा। तो हीरो के दोस्त का रोल भी नहीं देते थे, क्योंकि कहते थे कि यार ये हीरो को भी ओवर पावर कर लेगा या ओवर शेडो कर लेगा, तो इसको हीरो के दोस्त का रोल भी मत दो। तो इस चक्कर में फिल्में जो थी ना वो कम मिल रही। ओके, और फिर जब अभी जो मिल रही है तो उसमें एज ए हीरो ही आ रहा हूँ। अभी तक आपने कितनी फिल्में कर ली होंगी? अभी 7-8 फिल्में मेरी चल रही हैं, अभी हालिया रिलीज हो गई है, कुछ आने वाली है। हालिया आपकी मेरे ख्याल सिंधी फिल्म रिलीज हुई है, जी। सिमरन कुछ ऐसे नाम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सिमरन जो है वो एक सिंधी फिल्म है। मैं सिंधी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरी मदर टंग भी सिंधी है, तो ये मेरी पहली सिंधी फिल्म है। और ये फिल्म जो है ऑल ओवर इंडिया लगी है और अभी चल रही है। अभी वेस्ट अफ्रीका में लगी, कल वेस्ट अफ्रीका में इसका ग्रैंड प्रीमियर था। इससे पहले ईस्ट अफ्रीका में लगी, इसके बाद लग रही है अमेरिका में, उसके बाद हांगकांग में, स्पेन में, दुबई में, चाइना में, फिलीपींस में, जहां जहां सिंधी पॉपुलेशन है वहां वो फिल्म लग रही है और काफी सुपरहिट गई है। और मैं चाहता हूं कि वो आगे भी और अच्छा करे और आगे भी मुझे सिंधी फिल्में भी मिले। इसके अलावा मेरी एक हिंदी फिल्म भी आ रही है जिसका नाम है आइसक्रीम, वो मैंने अभी जयपुर में शूट करी है। हिंदी में एक और फिल्म आ रही है मेरी जिसका नाम है स्ट्रेंजर ऑन व्हाट्सएप। इसके अलावा एक फिल्म मैंने अभी भोजपुरी में भी शूट करी बनारस में, जिसका टाइटल है तीन बहुरानियां। और उसके अलावा अभी एक फिल्म और मैं भोपाल में शूट करके आया हूँ, वो भी एक भोजपुरी फिल्म है जिसका नाम है प्रेम परीक्षा। तो 7-8 फिल्में जो है वो पाइपलाइन में है और एक तो फिल्म आपके साथ भी आ रही है, मुंबई टू आगरा तो उसमें हम दोनों ने फ्रेंड्स का रोल किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो भी फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जाएगी। अरमान जी, जैसे कि होता है कि लॉबी बन गई इंडस्ट्री में, कुछ पक्षपात होते हैं, कुछ होता है कंट्रोवर्सी, तो आपने इंडस्ट्री में देखो आप एक माशाल्लाह बहुत हैंडसम है और आपका कंपटीशन भी बहुत लोगों के साथ हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, आपके बारे में सुनी भी है, तो कंट्रोवर्सी जैसी चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुजल भाई, जहां तक कंट्रोवर्सी का मामला है, कंट्रोवर्सीज तो इंडस्ट्री में हमारी चलती रहती है। तो कंट्रोवर्सी होती है तो चीजें हिट भी हो जाती हैं। तो अपने साथ ऐसा कुछ खास कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन कंट्रोवर्सी जैसे ये हुई कि जैसे मुझे कोई काम मिला, अच्छा काम मिला, लेकिन वो काम मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे बीच में से हटा दिया गया और किसी ने गेम प्ले कर दी, पॉलिटिक्स प्ले कर दिया कि अपना बंदा फिट कर दिया उसके लिए। तो ऐसे कई बार हुआ कि मुझे मैंने फिल्में साइन करी लेकिन वो फिल्में बनी नहीं, या कुछ ऐसा हो गया पंगा कि किसी और को ले लिया गया बाद में। मतलब मैनिपुलेशंस बहुत होते रहे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत होते रहे, तो ऐसी चीजें मैंने बहुत फेस करी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो कहते हैं ना, इरादे बुलंद हो तो आंधी में भी चिराग जलते हैं, तो मैंने अपने इरादे बुलंद रखे और आगे बढ़ता गया और आज मैं फिल्में कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ और आपके सामने बैठा और इंटरव्यू दे रहा हूँ। एज एक्टर तो आपने अपना सिक्का इंडस्ट्री में जमा ही लिया है जी। और आपकी जो मैं ये वाला सवाल पहले पूछ लूँ, दूसरा बातें पूछूंगा। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपकी छवि एक लवर बॉय की आप लड़कियों में इतने ज्यादा फेमस है और मैं तो हमेशा जो पोस्ट देखता हूँ, मैं कमेंट भी करता हूँ कि मैंने आपका नाम कृष्ण कन्हैया रखा है क्योंकि आपके तो हमेशा 2-3 होती है। तो एक बार आपने मुझे पलट मार के आपके पास भी फिल्म करी है, तो ऐसा कभी इस टाइप को लगता है कि आप लड़की में ज्यादा फेमस है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, बस ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की देन है, मेहरबानी है, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है कि आप उन्हीं के शादी लगते हैं तो उनकी कृपा है कि ठीक है, फीमेल फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, वो तो है। और लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, लड़कियां फीमेल मुझसे काम करना चाहती हैं, वीडियो रील्स बनाना चाहती हैं, तो अच्छी बात है, उनको फोटो खिंचवाती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। और मुझे एक चीज याद आ गई, बीच में अरमान साहब का बर्थडे था, तो एक बर्थडे 3 केक कट रहे थे, एक जाके मैं काटा अल्लाह बिल्ला में बैठा, तो एक फ्रेंड लेकर, तो मैंने भाभी सोचा यार लड़कियां तो 1-2-3 चलते, केक भी 2-4 चल रहे हैं। तो देखो, ये कहने का मतलब ये था कि देखिए हर किसी की जिंदगी में खुशहाल होना चाहिए, क्योंकि हमारे अरमान साहब किसी को निराश नहीं करते हैं। देखिए, हमारे कपड़े बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जिंदगी पूरी रंगीन है। मिजाज जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, सपने भी रंगीन होने चाहिए और सिनेमा तो रंगीन है ही। हाँ, चलिए, और सबसे एक अहम सवाल मैं कह रहा था कि एक्टिंग की फील्ड में तो आपने अपना सिक्का जमा ही लिया है जी, डायरेक्शन या फिर प्रोड्यूसर की लाइन, मैंने प्रोडक्शन और खोलने का कुछ इरादा है, कुछ बनाने का इरादा है प्रोड्यूसर? देखिए, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि एज ए प्रोड्यूसर मैं काम करूँ। एक्टर तो हूँ, लेकिन साथ में प्रोड्यूसर भी बन जाऊँ, ताकि जो मेरे मन में आइडियाज हैं या जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं वो बाकियों को फेस ना करनी पड़े और अच्छा कंटेंट बनाऊँ, अच्छे लोगों को काम दूँ जो डिजर्व करते हो और शोषण ना हो उनका,
और ये मतलब इसको आगे बढ़ाऊं और इस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाऊं और योगदान करूं। अच्छा, आपके पास कुछ लोकेशंस वगैरह भी हैं जी, शूटिंग की अवेलेबल वगैरह, वो कुछ? शूटिंग की लोकेशंस तो मेरे काफी पहचान है, तो कुछ लोग शूटिंग की लोकेशंस ऑफर भी कर देते हैं, जैसे कोई रिजॉर्ट हो गया, कोई गार्डन हो गया, किसी का ऑफिस हो गया, कुछ ऐसे ऐसे लोकेशन, बंगलोज भी है, रिजॉर्ट्स भी है, सब। देखिए, मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि अरमान साहब बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे मेरे साथ भी बहुत बार उन्होंने सपोर्ट किया है कि सुजैन यहाँ नहीं, यहाँ शूट कर लेते हैं, तो उनका मतलब बीच में एक रहता है कि नहीं यार कुछ अच्छा बन जाए, तो अगर ये लोग कुछ अच्छा काम करें तो और अच्छा बन जाए तो बेटर हो जाए, तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका रहना चाहिए। जो अपनी पहचान है उसको अगर हम यूज करें, मिसयूज ना करें, यूज करें, तो उससे अगर चीज अच्छी बनती है, बेहतर बनती है, तो क्यों हो। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कई फिल्में पाइपलाइन है जी, ऐसी कोई फिल्म है जिसको वैसे तो आपको अपनी हर फिल्म से उम्मीद है, कोई ऐसी फिल्म जो आपने की हो जो आपका किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, या कोई ऐसी फिल्म जो आने वाली है जिसका किरदार आपको बहुत पसंद है? देखिए, जो मेरी अभी फिल्म जो आने वाली है, जो आइसक्रीम है, उसमें बहुत ही बेहतरीन रोल है, उसमें 3 हीरोइनें हैं मेरे साथ। अरे बाप रे 3 दौरानिया में भी 3 हीरोइनें हैं। तो ऐसी फिल्में हैं जो मेरे दिल के करीब है, और भी जो अभी कर रहा हूँ मैं उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही है, तो बस आप देखिएगा और मेरे काम को सराहिएगा, अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। तो दोस्तों, सारी बातें आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। अब मैं दुआ करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप दुआ करें कि हमारे दोस्त अरमान ताहिल बहुत सारा काम करें। अरमान जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, मेरा सवाल नहीं प्यारा था, जो हमारे शो का फॉर्मेट है, आप अपने चाहने वालों को, आपकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, लड़कियों में लड़कों में, न्यू जनरेशन हमारी जो इंडस्ट्री में आना चाहती है, या जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, या जो लोग मुंबई में हैं, उनके बारे में प्यारा सा मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं और बॉम्बे आना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने को प्रिपेयर करके आइए, वहां से सीख के आइए, क्योंकि यहाँ कोई सिखाएगा नहीं, सब आपको सिखाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, आपको सीधा कैमरे के आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो भी आता है अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके आए, अपने जेब में पैसा भी लेके आए, क्योंकि यहाँ पर जो है सब चीजें बहुत महंगी है। बॉम्बे सबसे महंगा शहर है, मुंबई सपनों की नगरी जरूर है, लेकिन बहुत महंगा भी है, अरे बहुत है। तो प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, जो भी आता है पूरी तैयारी के साथ आए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके, पैसे लेके, तैयारी करके, सीख के, उसके बाद यहाँ के लोगों से मिले, ऑडिशन दे और फिर आगे बढ़े। एक काफी छोटा सा सवाल है जी, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर है जो मतलब कास्टिंग को लेकर परेशान करते हैं, कई बात टेंशन क्रिएट करते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? कुछ कास्टिंग डायरेक्टर, बाकी सब तो अच्छे ही हैं। देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर जो है अच्छे भी है, ठीक भी है। अब उनके बारे में क्या चीजें वो लोग दिल में रख लेते हैं। हाँ, कई लोग अभी अब देखो, अभी किसी को लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है, ये काम नहीं कर सकता, काम ज्यादा अड़ाना है, इसको ये करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि जो चीज बने अच्छे के लिए हम करते हैं, उनको ये नहीं हमारा आगे ना पूछना सब। अगर हम कुछ चीज पूछते हैं या कुछ चीज समझाते हैं या उनको सलाह देते हैं, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से ही सलाह देते हैं उनको कि ये चीज इस तरीके से और बेहतर बढ़ाई जा सकती है। तो सलाह अगर हम तो दे सकते हैं, लेकिन उनको मानना है नहीं मानना है वो उनके ऊपर है। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स पता नहीं उनको क्या लगता है कि क्या चाहिए, मतलब किसी को चाहिए रिच लुकिंग, पता नहीं किसी की रिच लुक है तो मतलब रिच लुक है, ठीक है, लेकिन आप पता नहीं हर 2-2 महीने पे भी उनको ऑडिशन चाहिए होता है। और उनको पता है कि 100 से ज्यादा सीरियल कर रखे हैं, कितनी फिल्में 8-10 फिल्में आ रही हैं, 50-60 ऐड किए हैं, थिएटर किया है, एंकरिंग करी है, मॉडलिंग करी है, सब चीजें करी है, म्यूजिक वीडियोस करे हैं। एक मेरा गाना बहुत हिट हुआ था, मैं आपको बताना भूल गया, 10 साल पहले आया था गाना, वो लड़की याद आती है, शायद आपने सुना होगा। तो 200 मिलियन लोगों ने देखा है, 200 मिलियन लोगों ने, यूट्यूब पे 200 मिलियन व्यूज है उसके, तो सुपर हिट गया। तो जब इतना काम कर चुके हैं, उसके बाद भी 2 लाइनों के लिए वो ऑडिशन मांगते हैं, पता नहीं क्या उसमें क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं। अगर ये दाढ़ी रखी है तो बोलेंगे क्लीन शेव कर दो, क्लीन शेव है तो मूछे होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो उनको पता नहीं क्या जहन में होता है, हो सकता है उनको ऊपर से प्रेशर आता हो, जो सो कॉल्ड क्रिएटिव हेड होते हैं वो कुछ उंगली करते हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अरमान ताहिल। उम्मीद करता हूं कि आपको इनका जो भी इनकी कहानी थी, इनकी जुबानी पसंद आई होगी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ करते हैं अरमान जी के लिए बहुत सारा काम करें। और तो फिर करेंगे दूसरा एपिसोड किसी और के साथ। तब तक के लिए बने खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें। दोस्तों, हम राही प्यार के फिर मिलेंगे यूं ही चलते चलते। बाय बाय।